नमस्ते एवरीवन, जय श्री राम भाई। सबका स्वागत है दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में मैं आपको 2022 में जो बीएसटी का आपके एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेस्ट अप्रोच। मैं आपको वो अप्रोचेस बताने वाला हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आपके दो तरीके से हेल्प करेंगे। एक तो आंसर बहुत कम टाइम देने में, बहुत कम टाइम लगेगा आपको उस वे में आंसर देने में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। इससे पहले जो अपनी एक और सीरीज चल रही है, आप में से वो लोग जिन्होंने अपनी वो सीरीज नहीं देखी है, जिन सीरीज में मैं चैप्टर वाइज आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, उनकी क्या लैंग्वेज होती है, किस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे हमें उन्हें अप्रोच करना होता है, कैसे उन्हें सोल्व करना होता है, वो सारी चीज जो है वो हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। इस वीडियो से भी हम लोग वही चीज शुरू कर रहे हैं, सारे चैप्टर के मिक्स जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले, मतलब कुल मिला के एक पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप में से वो व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारी वो प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है, प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू, आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको 2 से 3 चैप्टर के जो वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे, जहां पर मैंने चैप्टर वाइज जो जिस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो उनकी क्या लैंग्वेज है, कैसे उन्हें सोल्व करना होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पे समझाई है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियोज की। आज के वीडियो की अपने हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बिफोर डेट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। सब लोगों को एक बार जल्दी से शेयर कर दो, सो डेट आपको बीच में जो है डिस्टर्ब ना होना पड़े, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू जो है वॉच कीजिएगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न के जो जो अप्रोचेज मैं बताने वाला हूं, वो सारे अप्रोचेज जो है वो आपके टाइम को बचाने का काम करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि एग्जाम के अंदर टाइम बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दूसरों से अलग जोड़ा चयन करना, इस टाइप का अपने पास प्रश्न आएगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं ओड वन को हमें सेलेक्ट करना होगा। जो चीज चारों ऑप्शन में से अलग दिख रही है, जो थोड़ी अलग है, उसे अपने को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, या उसे अपने को डिटेक्ट करना है कि कौन सी चीज जो है वो बाकी सबसे अलग है, कौन सी चीज जो है वो बाकी सबसे अलग है, वो हमें डिटेक्ट करना होगा। तो देखिए, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी चीज जो है वो अलग है, बाकी सबसे अलग है। तो यहाँ देखिएगा कि दूसरों से अलग जोड़ा कौन सा है, कठोर कोमल, गरम ठंडा, सही गलत। इन चीजों, इन तीनों ही को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें विलोम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कठोर का मुलायम, गर्म का ठंडा, सही का गलत। लेकिन इसमें देखो आ और आना, इधर आ इधर आना, यानी दोनों चीजें सेम यूज कर दी गई है। बाकी तीन ऑप्शन में तो विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें समान अर्थ का प्रयोग किया गया है। समान अर्थ वाले जो वर्ड है, जो लेटर्स है या जो शब्द है, उनका प्रयोग किया गया है। अर्थात इन सब चारों ऑप्शन में से सबसे अलग जो चीज है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, बस यही क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न। ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं। अब ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न है ऑर्डर का, ये प्रश्न है ऑर्डर का। ऑलरेडी इस चैनल के वीडियो में, वीडियो लिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर मैंने रैंकिंग और ऑर्डर का एक वीडियो डाल रखा है, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार के ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे सोल्व करना होता है, किस प्रकार के रैंकिंग के प्रश्न आते हैं, उन्हें कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीज मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। चलिए इस प्रश्न पे बात करते हैं। इस प्रश्न में ये चीज बताई गई है कि ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं, और इस प्रकार रखी गई है कि सी जो है वो डी के ऊपर है, यानी सी जो है वो डी के ऊपर है। इसका मतलब सी ऊपर है और डी नीचे है, इसका मतलब सी ऊपर है और डी नीचे है। ई जो है वो डी के नीचे है, डी के नीचे है ई, यानी ई यहाँ पर होगी, ये किताब जो है यहाँ पर होगी। डी जो है वो ए के ऊपर है, डी जो है वो ए के ऊपर है, इसका मतलब ए जो है वो यहाँ होगा, ए जो है वो यहाँ होगा, इसी के तो ऊपर होगी ना डी, इसी के ऊपर है डी। चलिए बी जो है वो ई के, बी जो है वो ई के नीचे है, बी जो है वो ई के नीचे, यानी ई के नीचे बी होना चाहिए, ई के नीचे बी यानी लगभग बी यहाँ होगा। अब क्या पूछा है प्रश्न में, ये पूछा है कि सबसे ऊपर जो है वो कौन सी बुक रखी गई है, सबसे ऊपर जो है वो कौन सी रहेगी। तो सबसे ऊपर जो बुक है वो कौन सी दिखाई दे रही है, सी, इसका नंबर, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ये ऑर्डर का एक क्वेश्चन आया था, ऑर्डर और रैंकिंग जो चैप्टर है ना, उसका एक प्रश्न आया था। और ये हम लोग कौन सा पेपर सोल्व कर रहे हैं, हम लोग 2022 का ही कर रहे हैं, 2022 का ही जो पेपर आया ना उसी के ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड क्वेश्चन आया था, थर्ड क्वेश्चन आया था अपना मिसिंग नंबर वाला।
और वो भी किनसे, फिगर से मिसिंग नंबर, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या रखा है, ऐसी एक आकृति के अंदर मिसिंग नंबर रहेगा। इसमें आपको क्या करना है कि रिलेशन बताना है, रिलेशन ढूंढना है, और उससे जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है वो देखना है। या तो रिलेशन आपको मिलता है कॉलम में, या रिलेशन मिलेगा आपको रो में, ठीक है, या तो पंक्तियों में रिलेशन मिल जाएगा या स्तंभ में रिलेशन मिल जाएगा, वो हमें देखना है। देखिए 7, 56, 14, एक बार आप देखो तो ये सारे नंबर जो है ना 7 के मल्टीपल है, यानी 7 के पहाड़े में आने वाले हैं। 7 के पहाड़े में 7 आ रहा है, 56 आ रहा है, और 14 आ रहा है। अब देखिए कैसे कि भाई 7 जो है, 7 को 8 से गुणा करे, 7 8 56, और 7 को 2 से गुणा करे 14 आ रहा है। 8 को 8 से गुणा करे 64, और 8 को 2 से गुणा करे 16। इस बात का मतलब है यहाँ पर कौन सी संख्या रखे, यहाँ पर कौन सी संख्या रखे, जिसको 8 से गुणा करे तो 96 आ रहा है, और जिसको 2 से गुणा करे तो 24 आ रहा है। तो 12 रख दोगे, 12 रख दोगे ना, है ना, 12 दूना 24, और 12 अटे 96। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इस तरीके से लॉजिक ढूंढना है, और कुछ नहीं। या तो पंक्तियों में लॉजिक मिलेगा आपको, या स्तंभ है, बस, और कुछ नहीं करना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है सेम ऐसे के जैसे ये, वही लॉजिक ढूंढना है अपने को, और लॉजिक वही लॉजिक काम करेगा जो बाकी दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा है ना, वही लॉजिक इस वाले बीच वाले ट्रायंगल में भी काम करेगा। कैसे करेगा, देखो 5 और 3 से हमें क्या बनाना है, 5 और 3 से हमें बनाना है 19। कैसे बन सकता है भाई, जोड़ोगे तो 19 तक तो पहुंचना नहीं है। 5 और 3 छोटी संख्या, छोटी संख्या से अचानक हमें बड़ा रिजल्ट मिल रहा है, इस बात का मतलब है कहीं ना कहीं गुणा किया होगा, क्योंकि गुणा में ही अपने को बड़ा रिजल्ट मिलता है। गुणा करते हैं ना संख्याओं का, तो हमें बड़ा रिजल्ट मिलेगा, जोड़ोगे घटाओगे तो छोटा रिजल्ट मिलेगा। छोटी संख्या है, छोटा गुणा, छोटा अगर रिजल्ट मिलना है तो जोड़ दो यार, घटा दो, और बड़ा अगर रिजल्ट मिलाना है तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अगर 5 और 3 को गुणा किया तो कितना आ गया, 15। 15, लेकिन बनना ना 19, यानी क्या बन रहा है, 4 जोड़ दे तो 19 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं को तो करो गुणा, इन दोनों संख्याओं को तो करो गुणा, और इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या उसको जोड़ दो। भाई 5 और 3 हो गए 15, 5 15, और 5 और 3 के बीच में क्या लिखा जाता है सर, 4 आता है, तो 4 जोड़ दो, कितने हो गए 19। क्या ये लॉजिक यहाँ काम करता है, 6 चौक 24, 6 और 4 के बीच में क्या आता है 5, 24 और 5 29। इसका मतलब एक लॉजिक काम कर रहा है, बस यही कहानी इधर करनी है। 7 पंजे कितना हो गया सर, 7 पंजे हो गया 35, ठीक है। 7 और 6 के बीच में क्या आता है, और सॉरी 7 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 6 आती है, 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 41। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो कितना ईजी है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें ईजी है, बहुत अच्छे से, बस आपको लॉजिक ढूंढना है। अब ये जो प्रश्न है ये डाइस से रिलेटेड है। अब इसकी कहानी सुनिएगा, इसमें ये बता रहा है कि आपको 3 के विपरीत संख्या बतानी है। कौन सी संख्या जो है वो 3 के विपरीत है, कौन सी संख्या जो है वो 3 के विपरीत है, ये 3 के विपरीत बतानी है। अब इसका लॉजिक क्या है या इसको कैसे सोल्व करना है, मेरी बात एक बात जो है वो अपने दिमाग की तिजोरी में सेव रखो। क्या, जिस संख्या का विपरीत पूछे, पहले तो वो संख्या ढूंढो कि वो कौन से डाइस में है। जिस संख्या के विपरीत पूछे वो कौन से डाइस में है, दूसरे वाले डाइस में, ठीक है। अब इस डाइस को पकड़ो और इस डाइस में ऐसी संख्या ढूंढो जो बाकी तीनों जो डाइस है उसके अंदर कोई ना कहीं कॉमन दिख रही होगी, कहीं ना कहीं जो है वो कॉमन दिख रही होगी, ऐसी संख्या ढूंढो। अब देखिए ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ देखो इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही है भाई, 6 और 5 इसमें भी है, 6 और 5 इसमें भी, यानी बचे हुए जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 3 और 4 विपरीत है, इसका मतलब 4, 3 का विपरीत कौन सा मिलेगा, अंक 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या बन जाएगा, अपना राइट आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना, बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। अब ये समीकरण है ना, अब इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और लॉजिकल देखिएगा। हमारे पास बड़े नंबर है, हमारे पास क्या बड़े नंबर है, यहाँ पर देखो ये रिजल्ट जो भी देगा ना ये रिजल्ट थोड़ा बड़ा देगा, लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। लेकिन एक चीज मैंने गौर करके देखी है कि यहाँ मेरे को मिले 41, यहाँ मेरे को चीज मिल रही है 41। इस बात का मतलब है मैं इतनी सी चीज को अगर सोल्व करूं, मैं इतनी सी चीज को सोल्व करूं तो या तो ऐसा नंबर बनना चाहिए जिसमें 41 का भाग दो तो 10 आ जाए, और 41 का भाग अगर ऐसी संख्या में जाए जिससे रिजल्ट अपने को 10 मिले, वो संख्या कौन सी हो सकती है, वो 410 ही हो सकती है। तो कैसे भी करके इधर से रिजल्ट जो है वो 410 तो नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैसा रिजल्ट आना चाहिए, हमारे पास ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि भाई इस भाग को अगर मैं माइनस करूं, यानी कुल मिला के यहाँ पर आना चाहिए 51, तो हम लोग अगर 41 माइनस कर देना तो 10 मिल जाएगा, यानी कुल मिला के 41 के आसपास का ही रिजल्ट आना चाहिए, 41 के आसपास का।
अगर 41 के आसपास का रिजल्ट आ रहा है, इस बात का मतलब है कि हमें इस भाग के चिन्ह को चेंज करना होगा, यानी भाग के चिन्ह को चेंज करना है। तो भाग का चिन्ह जो है वो चेंज करना है, तो हमें ये बताना है कि कौन से चिन्ह आपस में बदलना चाहिए। भाग का चिन्ह बदलना चाहिए। अब किसके साथ बदलना चाहिए वो चीज देखिए। इसमें तो गुणा का चिन्ह बदला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो आंसर होगा नहीं। इसमें भी गुणा का चिन्ह बदला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा नहीं। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन। अब हमें कुछ नहीं करना, चेक करना है। जो दोनों ऑप्शन बचे हैं उसमें चेक कर लो। देखो ये ट्रिक क्या रही थी, ये तरीका क्या था, इससे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते ना उनको तो हटा दो, बाकी बचे हुए दो ऑप्शन मिल जाएंगे अपने, उन दोनों में से चेक करना है। कहीं तो एक जगह तो देखो 4 ऑप्शन चेक करना पड़ता, अब 2 ही ऑप्शन चेक करने हैं, टाइम बच रहा है ना, टाइम बचेगा ना, बस वही तो चीज करनी है अपने को। अब देखिए, अगर मैं पहले वाली चीज को उठाऊं, पहले वाली चीज को उठाऊं, इस बात का मतलब क्या है कि भाग की जगह मैं माइनस लिखूंगा, माइनस की जगह भाग का चिन्ह लिखूंगा। देखो ये 5 गुणा 36 तो है ही है, ठीक है। माइनस की जगह मैं लिख दूंगा क्या, भाग, माइनस की जगह भाग कर दिया, ठीक है। प्लस आ गया क्या, 31, ठीक है। और भाग की जगह क्या कर दूंगा, माइनस यानी 41। और इसका रिजल्ट मेरे पास अगर 10 आ रहा है तब तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट 10 आना चाहिए, तब तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जब आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, तो बोर्ड मास के अंदर आप लोगों ने हिंदी में, जो हिंदी वाले है वो देखो, एक नाम याद रखो। अब इस बात का क्या मतलब है, ये कौन सी कहानी है, ये कौन सी लैंग्वेज है। देखिए, भाग मतलब भाग, गुणा, जोड़, बाकी, इसका मतलब है पहले डिवीजन किया जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, देन आफ्टर एडिशन, एंड लास्ट वन विल बी सब्ट्रैक्शन। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे पहले भाग देना है। तो 9 का भाग दोगे 36 के अंदर कितनी बार गया, 4, 4 को गुणा करो 5 से, कितना मिला, 20, तो ये 20 गुणा तक पहुंच गए। अब हमें जोड़ना है, तो पहले जोड़ देंगे, तो 20 और 31 कितने हो गए, 51, कितने हो गए, 51, यानी यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ से रिजल्ट मिला है अपने को 51। 51 में से 41 गए तो क्या 10 मिल रहा है, बिल्कुल 10 मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए, बाकी 2 ऑप्शन में से कोई भी एक नंबर पकड़ा और उसको चेक कर लो। चेक करते ही अगर वो सही मिल जाए तो वही अपना आंसर है, वरना जो बचा हुआ वो आंसर है ही है। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर ये अगर चेक करने पर आंसर नहीं होता, तो फिर मैं इसको चेक नहीं करता, फिर मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे देता, क्यों, 2 तो ऑलरेडी गलत है, तीसरा मैंने प्रूव कर दिया कि ये गलत है, चौथा बच्चा हुआ, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करना कि इसको चेक करके पहले देखे, टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर आगे बढ़ना है आंसर देके। समझ पा रहे हो ना। चलिए अगला देखिए। अगला सेम ऐसे कैसे ही प्रश्न है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ना, उससे रिलेटेड है प्रश्न। मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से एक चैप्टर चलता है अपने रीजनिंग के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस को आपस में जो वो चेंज करने के लिए बोल देगा, वहां से बनने वाले रिजल्ट से अपने को कैलकुलेशन करवाएगा। कुल मिला के सामने वाला कैलकुलेशन करवाना चाहता है और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज करवाना चाहता है। चलिए देखिए क्या चीज करवाएगा वो देखिए। प्लस को उसने लिखना है, प्लस ने वो लिख रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो चीज वो सामने वाला बोले ना वो लिख दो। क्या, प्लस को हमें लिखना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखना है। और मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो क्या है, माइनस दे रखा है। देखो यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा डबल हो गया और कुछ नहीं है। माइनस का अर्थ है प्लस, यानी माइनस की जगह आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, यानी मल्टीप्लाई जो है उसका मतलब हो जाएगा प्लस। और जो भाग है उसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। भाग का मतलब क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, यानी भाग का मतलब जो है, भाग का मतलब जो है वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है माइनस। अब एक बार आप इतनी सी चीज को देखिएगा, प्रश्न जैसे बोले ना वैसे करते जाओ, कोई चेंजेस नहीं करना प्रश्न में, कोई सी भी प्रकार की चेंजेस नहीं करना है। जैसे जैसे प्रश्न बोले ना वैसे करते जाओ, बाकी सारी कहानी बहुत इजी है, बहुत इजी है कहानी। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न जैसे बोले वैसे करते जाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इसमें। अब हमें क्या करना है कि जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखे हैं, जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखे हैं उन्हें आपस में चेंज करना है और कुछ नहीं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखे हैं उन्हें आपस में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। जो आपस में चेंज करना रहेगा उसको चेंज कर दो, और सेम है जैसे कैलकुलेशन कर दो, और कुछ नहीं करना। बस कैलकुलेशन कर दो और कुछ नहीं करना रहेगा। अब देखिए आगे कैलकुलेशन करनी है, तो अब हमें कैलकुलेशन जैसे करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, इनके अनुसार नहीं करनी कैलकुलेशन, अब किनके अकॉर्डिंग करनी है, इनके अनुसार करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए 512 है, ये 512, माइनस को क्या लिखना है, माइनस है, माइनस की जगह क्या करना रहेगा, भाई माइनस है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, उसको माइनस को कन्वर्ट करना रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये माइनस की चीज है ना, इसको डिवीजन कर रखा है, इसको डिवीजन कर रखा है माइनस को, ठीक है। जो माइनस वाला अर्थ है, यानी माइनस का अर्थ जो है वो डिवीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन है माइनस का अर्थ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली चेक किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर माइनस का डिवीजन है, ठीक है। चलिए डिवीजन करना है, तो माइनस जो है, माइनस की जगह कर देंगे हम लोग डिवीजन। अब
प्लस प्लस की जगह क्या करना है, प्लस की जगह हमें मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस की जगह हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। डिवीजन है, डिवीजन को क्या करना है, माइनस करना है, डिवीजन को 73 माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई को यहाँ पर क्या लिख रखा है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, तो ये डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक बार इतनी सी चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से इस चीज को देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या कर रहा है, कि 512 है, 512 है, उसके बाद क्या कर रखा है, ठीक है, ये चीज है, यानी प्लस को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, माइनस को हमें डिवाइड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, और डिवीजन को माइनस में, डिवीजन को माइनस में। देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ है ना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का प्लस है, मल्टीप्लाई का प्लस है, ठीक है, मल्टीप्लाई का प्लस कर रखा है, ये सही है, मल्टीप्लाई का प्लस कर रखा है, यानी प्लस ही रखना है हमें। देखिए 512 है, माइनस का, तो माइनस को कन्वर्ट करना है डिवीजन में 8, फिर उसके बाद है प्लस, प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो 5, डिवीजन, डिवीजन को माइनस बनाना, डिवीजन को माइनस बना दिया 73, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा है 92, मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में, भाई मल्टीप्लाई 92 है, 92 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8 को 512 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा 64, 64 को गुणा करना होगा किससे, 5 में से, माइनस करना है 73 और प्लस 92, ठीक है। अब 64 को 5 से गुणा करो तो देखो 6 को 60 को 5 से गुणा करो 240, और 240 और 20 कितने हो गए भाई, 240 तो ये हो गए, 240 और 20 कितने हो गए 260, तो ये 260 मिल जाएंगे यहाँ से, माइनस 73 है ये, प्लस ये 92 है भाई, माइनस 73 कर देंगे और प्लस 92 कर देंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है ना, क्या है यहाँ तक कहानी क्लियर है, बिल्कुल। चलिए प्लस 92 है, अब माइनस 73 है, अरे यार 4 से नहीं है, ये 320 होगा ना, 4 से नहीं है 320 है। चलिए अब देखिए, अब 320 है तो सबसे पहले, अब देखो हम लोगों ने अभी एक नाम पढ़ा है कि पहले भाग गुणा, फिर होगी जोड़, फिर हो जाएगा जोड़, और लास्ट में क्या है बाकी, बाकी का मतलब है माइनस करना। तो पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है जोड़, इसका मतलब है पहले जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो कितना बन रहा होगा ये 320 है, 320 में आपको 92 जोड़ना है, तो 320 में पहले 100 जोड़ देगा तो 420 हो जाएगा, 420 में से वापस 8 माइनस कर दो तो 412, इसका मतलब है 412, 412 में से आपको घटाना है कितना 73। अब 412 में से 73, अब देखो मैं पूरा चेक नहीं करूंगा क्योंकि इकाई के अंक सब में अलग अलग है, इकाई के अंक सब में अलग अलग है, ठीक है। तो देखो 12 में से 3 गए तो 9, यानी इकाई का अंक क्या बनेगा 9, ऑप्शन कौन सा होगा ए, ऑप्शन कौन सा होगा ए। इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो इस प्रश्न को, इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो। अगला देखिएगा, अब ये प्रश्न जो है ये है सिलोज्म से, यानी कथन और निष्कर्ष से, कथन और निष्कर्ष से। देखिएगा क्या प्रश्न है, जैसा प्रश्न बोले ना हमें वैसे के वैसे सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न बोले वैसे 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 वेन डायग्राम बनाते जाओ, अपने आप कहानी इजी है। देखिए क्या बोल रखा है कि सभी पियानो जो है वो वाद्य यंत्र है, यानी सारे सारे पियानो, अगर ये गोला पियानो का है, अगर ये गोला पियानो, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये गोला तो है थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर ये गोला जो है ये है पियानो, ये है पियानो, सारे सारे पियानो है, वो क्या है, जितने भी पियानो देखे हैं वो क्या बन रहे हैं, वो वाद्य यंत्र बन रहे हैं, यानी ये जो गोला है ये गोला बनेगा वाद्य यंत्र का, ये जो गोला है ये वो गोला बन रहा है अपने वाद्य यंत्र का, वाद्य यंत्र का गोला बन रहा है। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ये गोला बन रहा है वाद्य यंत्र का। बाद में है सभी वाद्य यंत्र जो है गिटार है, यानी सारे सारे जो जो भी वाद्य यंत्र है वो सारे सारे जो है क्या बन रहे हैं यहाँ पर, वो गिटार बन रहे हैं, यानी एक बड़ा सा गोला जो है वो किसका बन जाएगा, ये ब्लैक वाला जो है ये बन जाएगा गिटार का, ये बन जाएगा गिटार का। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब प्रश्न जो बोल रहा है निष्कर्ष कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें देखना है। देखिए निष्कर्ष में देखा है कि सभी पियानो गिटार है, क्या सारे सारे पियानो, पहला निष्कर्ष है सभी गिटार जो है वाद्य यंत्र है, क्या सारे सारे गिटार जो है वो वाद्य यंत्र है, नहीं, सारे वाद्य यंत्र है ना, जो सारे वाद्य यंत्र है वो तो गिटार है, लेकिन सारे गिटार जो है वाद्य यंत्र नहीं है, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है, पहला वाला निष्कर्ष क्या है, गलत है, यानी पहला निष्कर्ष जो है वो अपना रहेगा गलत, पहला वाला निष्कर्ष है गलत बिल्कुल। दूसरा देखिए, सभी पियानो गिटार है, क्या सारे सारे पियानो है जो वो गिटार की श्रेणी में आ रहे, बिल्कुल आ रहे, भाई सारे पियानो जो है वाद्य यंत्र है, और सारे वाद्य यंत्र अगर गिटार है तो पियानो तो गिटार होंगे होंगे भाई, पियानो जितने भी है वो सारे गिटार तो होंगे होंगे, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला जो कथन है, निष्कर्ष है सॉरी, वो क्या होगा, सही होगा, यानी सेकंड कंक्लूजन है वो तो अपना सही है, और फर्स्ट कंक्लूजन है दैट वुड बी रॉन्ग, देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी व्हाट, सेकंड वन अपने को सही करना है, सेकंड वन दैट मींस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, राइट। अरे समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल ना, हमें बस
वेन डायग्राम बनाना है, और जैसे जैसे वेन डायग्राम बनता जाए ना बस वैसे वैसे करते जाओ, और कुछ नहीं। अब देखिए ये है क्वेश्चन रैंकिंग का। अच्छा ये प्रश्न रैंकिंग का है, अब आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ के फिर रैंकिंग वाला सॉल्यूशन अपने को करना है। देखिए 25 छात्रों की एक कक्षा है, इसका मतलब है कि टोटल जो छात्र है वो देखे अपने पास 25, ठीक है। ऊपर से लता का स्थान जो है 13वां है, और नीचे से पारुल का स्थान जो है वो 19वां है। नीचे से 19वां है, ऊपर से 13वां है, दो अलग अलग आदमी है, ठीक है। देखो अगर मैं 13 और 19 को ऐड करूं, अगर मैं 13 और 19 को ऐड करूं तो टोटल कितने हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, 25 ही है। इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जब काउंटिंग की जाएगी तो ओवरलैप होंगे। अब देखिए ध्यान से, है ऊपर से नीचे, यानी इसे इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बनाना है ऊपर से नीचे, लेकिन मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं। इस डायग्राम को वर्टिकल पोजीशन में ना लेकर मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले रहा हूं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब इस डायग्राम को लेंगे, जब इस डायग्राम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेंगे तब ये अपने को बन जाएगा टॉप यानी ऊपर से, और ये वाला सिरा जो है वो बन जाएगा बॉटम यानी कि नीचे वाला सिरा। समझ रहे हो ना क्यों ऐसे बना रहा हूँ, समझने में आपको इजी रहेगी, बाकी आप वैसे बना के भी कर सकते हो, कैसे ही लिखो, हमें तो लॉजिक लगाना है बस, और कुछ नहीं। चलिए अब देखिएगा, जैसे प्रश्न बोले वैसे करते जाओ। ये दे रखा है कि ऊपर से लता का स्थान जो है वो 13वां है, यानी ऊपर से यानी टॉप से लता का स्थान कौन सा है, 13वां है। यानी इसका मतलब है यहां से अगर काउंटिंग करें तो लता जो है वो कितने नंबर पे आ रही है, वो 13 नंबर पे आ रही है। ये आ रही है लता, कितने नंबर पे आ रही है, 13 नंबर पे आ रही है, ठीक है। बस ऐसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपको। आगे देख रखा है नीचे से अगर काउंटिंग करें तो पारुल जो है वो 19वें स्थान पर है। इस बात का मतलब है कि यहाँ से नीचे से यानी बॉटम, यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करें, यहाँ से काउंटिंग करें तो यहाँ पर काउंटिंग करने पर हमें मिल रही है पारुल, और वो पारुल जो है कितने नंबर पे मिल रही है, ये हमें 19वें नंबर पे मिल रही है। कौन सा नंबर पे, 19वें नंबर पे। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। टोटल आदमी अपने पास 25 है, टोटल कितने हैं, 25 है, सही बात है ना, टोटल 25 है। मैं बोल रहा हूं अगर टोटल 25 है ना, ये टोटल आदमी अगर आपके पास 25 दे रखे हैं, टोटल आदमी अपने पास 25 दे रखे हैं, तो इन दोनों की जो ऑपोजिट पोजीशन है वो क्या होगी। अब सर ये ऑपोजिट पोजीशन क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। अरे देख ऐसा समझ आएगा, देखो ध्यान से। ऑपोजिट पोजीशन का मतलब, कहने का मतलब है कि जो लता है उसकी लेफ्ट साइड की पोजीशन तो दे दी, लेकिन राइट साइड की पोजीशन नहीं दी ना, तो राइट साइड की पोजीशन निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, 25। मैंने आपको बताया था राइट साइड की पोजीशन निकालनी हो तो टोटल +1 में से लेफ्ट की पोजीशन हटा दो। टोटल है 25, 25 प्लस 1 कितने हो गए, 26। 26 में से इसकी जो लेफ्ट साइड की पोजीशन है वो हटा दो। लेफ्ट साइड की पोजीशन कितनी है, 13। इसका मतलब है कि 13 अगर लेफ्ट साइड से है तो राइट साइड से कितना होगा वो, भाई 26 में से 13 घटा दो, कितना बचे, 13। इस बात का मतलब राइट साइड से वो कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे। ठीक है, बस यही काम अपने को इसके साथ भी करना है। पारुल की भी सेकंड वाली पोजीशन निकाल लेते हैं। अब पारुल की सेकंड वाली पोजीशन क्या होगी वो देखिए। पारुल यहां से राइट साइड से कौन सा नंबर पे है, 19वें नंबर पे है, तो लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर पे होगी ये निकालना है। लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर पे होगी ये। टोटल कितने हैं, 25 है, 25 और कितने होते हैं, 26। 26 में से 19 घटा दो, कितने बचे, 7। इस बात का मतलब है यहां से इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, वो 7 नंबर है, और यहां से इसकी पोजीशन कौन सी है, वो 13 नंबर है। समझ में आया, क्या इतनी चीज समझ में आई ना, इतनी चीज समझ में आई। अब आगे वाली चीज पढ़ो। यदि विशाल जो है वो लता और पारुल के ठीक बीच में बैठा है, तो पहले तो ये देखो कि लता और पारुल के बीच में कितने लोग होंगे। तो देखो 13 लोग तो यहां से काउंटिंग करता है तो 13 लोग तो ये है, यहां से काउंटिंग करता है तो 7 लोग तो ये है, तो 13 और 7 कितने हो गए, 20। लेकिन टोटल कितने हैं, 25। इस बात का मतलब है कि अगर यहाँ तक 7 लोग है, यहाँ तक 13 लोग है, तो बीच में कितने लोग बैठे होंगे, भाई ये 13 और ये 7 हो गए 20, बीच में 25 है टोटल। टोटल 25 है तो 20 तो ये इधर बैठे हैं, तो बाकी कितने बचे, 5 बचे। इस बात का मतलब 5 लोग यहाँ बीच में बैठे होंगे, और ये 5 लोग जो बीच में बैठे हैं ना, ये कौन कौन से है, तो देखिए ये 1 2 3 4 5। अब हमें बीच में बैठाना है, किसको, बीच में बैठा है अपना विशाल। ये विशाल जो है वो एकदम बीच में बैठा है, तो देखो 2 इधर है 2 इधर है, तभी तो बीच में विशाल बैठा है, बीच में विशाल बैठा दिया। अब आप क्या पूछ रहा है कि तो ऊपर से विशाल की स्थिति क्या होगी, ऊपर से यानी टॉप से। मेरे एक बात सुनो, टॉप से यानी यहाँ से अपने को काउंटिंग करनी है, यहाँ से अपने को काउंटिंग करनी है। जैसे मैं काउंटिंग करता गया तो 7 नंबर पे मेरे को, 7 नंबर पे मैं जैसे ही पहुंचा 7 नंबर पे कौन मिल रहा है, पारुल मिल रही है। 7 के बाद में 8 9 और 10। इस बात का मतलब है कि शुरू से यानी टॉप से विशाल कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से सोल्व करना है इसको। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग वाले फिगर है, उसमें ओवरलैपिंग वाले फिगर के अंदर जो जिस आदमी की एक साइड की पोजीशन दे रखी है, हमें उसकी दूसरे साइड की पोजीशन भी निकालनी है। और हमेशा ये प्रश्न में दे रखा होगा कि टोटल कितने हैं।
टोटल कितने मेंबर है ये प्रश्न में हमेशा दे रखा होगा। समझ पा रहे हो ना इतनी चीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में देखिए आकृति बताना हमें। ये वाले जो प्रश्न है ये नॉन वर्बल रीजनिंग से आते हैं, जो रीजनिंग का एक सेकंड वाला पार्ट है वहां से आते हैं ये चीजें, और बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो कैसे हमें ये बोला है कि ये वाली आकृति बनानी है। इस वाली आकृति को बनाने के लिए हम लोग पेपर को कैसे मोड़ेंगे कि अपने को वापस खोलने पर ये आकृति मिल जाए, अपने को वापस खोलने पर ये आकृति मिल जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले आकृति को अगर मैं ऐसे मोड़ू, इस पेपर को अगर मैं ऐसे मोड़ू तो मेरे पास क्या आकृति ऐसी दिखेगी? क्या मेरे पास आकृति जो है वो ऐसी दिखेगी? ध्यान से सोचिएगा, मैं जैसे बना रहा हूं ना, ध्यान से सोचिए। ये एक गोला, ये एक गोला, यहां पर ये ऐसा गोला। भाई इसको पूरा खोल देंगे, जब आप इसको पूरा खोलोगे, जब आप इसको पूरा खोलोगे तो यहाँ से ये पूरा बन जाएगा और यहाँ पर भी दो गोले मिल जाएंगे ना आपको। इस बात का मतलब है कि एक बार तो ऐसे मोड़ दिया, अब ऊपर से नीचे मोड़ दो। जब आप ऊपर से नीचे मोड़ोगे तो ये चार गोले तो फिक्स हो गए ना, यानी कॉर्नर में गोले होने चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी में नहीं है कॉर्नर में गोले, डी में नहीं है, बी में नहीं है, एक ही ऑप्शन है। बस ऐसे ही चेक करना है। मैं तो बोल रहा हूँ इतना सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, बचा हुआ अपना आंसर है। अगर मान लो मैं इसको खोलूं ना, इसको अगर मैं ओपन करूं तो देखो ये जो है ना, यहाँ पर मेरे को गोला नहीं मिलेगा। ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर, यहाँ मेरे को गोला नहीं मिलेगा, यहाँ गोला नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में गोला मिल रहा है मेरे को, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं। ये तो दो दो गोले वाले, दो गोले है ही नहीं, यहाँ तो एक एक गोले ही है कॉर्नर के अंदर, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं, यानी इसका मतलब तीन ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए, चौथा अपना आंसर। बस इतना ही करना है, इतने इतनी सारी चीजें इजी है। अब ये बताओ देखिए, त्रिभुज, चार भुजा वाला चित्र और वर्ग। अब इनमें संबंध बताना है कि त्रिभुज, चार भुजा वाला चित्र और संबंध। अब देखिए त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज उसमें तो तीन ही भुजाएं होती है, और वर्ग जो है उसमें क्या होती है, चार भुजाएं होती है, और चार भुजा वाला फिगर अलग है। यानी चार भुजा वाले में केवल वर्ग नहीं आता, आयत भी आता है। भाई चार भुजा वाला जो भी फिगर है उसमें वर्ग नहीं आता, आयत भी आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, समचतुर्भुज भी आता है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, वही वाली चीज। तो चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है और एक फिक्स चतुर्भुज है, उसी का नाम वर्ग दिया है। इसका मतलब ये बड़ा जो गोला है ये जो चतुर्भुज का है, चार भुजाओं वाली आकृति का है, और इसी चार भुजा वाली आकृति के अंदर अपने को एक आकृति और मिलती है, किसकी? वर्ग की। यानी ये वर्ग जो है वो इस चतुर्भुज का हिस्सा है, वो इस चतुर्भुज का हिस्सा है। और त्रिभुज जो है वो क्या तीन भुजाओं वाला होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने अलग बना रखा है। त्रिभुज को जो है हम लोगों ने अलग बनाया क्योंकि इसके अंदर तीन भुजाएं होती है, तो तीन भुजा होने की वजह से त्रिभुज को अलग बना दिया। यानी ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, और ये वाला वेन डायग्राम कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको ये वाला वेन डायग्राम मिल रहा है। समझ रहे हो ना, इतना इजी है मेरे भाई। अब इससे ज्यादा तो इजी और क्या हो सकता है यार, इससे ज्यादा इजी तो और क्या हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ये है अंग्रेजी वर्णमाला में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपने को सेट करना है। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन चीजों को सेट करना है। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि एबीसीडी के अल्फाबेट के जो नंबरिंग है, अल्फाबेट का जैसा लोकेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर स्पेलिंग जो है वो लिखी होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला, जैसे दो स्पेलिंग लिखा हूं, एक लिखा मैंने EYE और एक स्पेलिंग लिखा EAR। अब मैं बताओ, अगर मैं डिक्शनरी खोलूं तो मेरे को सबसे पहले स्पेलिंग कौन सी सीखने को मिलेगी? EAR या फिर EYE? तो सीधी सी बात है, देखो दोनों ई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ई से स्टार्ट है। अब वाई पहले आता है इंग्लिश में या ए पहले आता है? बिल्कुल ए पहले आता है, यानी ये स्पेलिंग पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ये स्पेलिंग लिखी जाएगी। बस ये वाला लॉजिक जो है ना, यही वाला लॉजिक हमें इसके अंदर देखना है। अब देखिए, सबसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर ऐसे देते रहेंगे, एस एस सब में ही है, तो कोई सी को नंबर नहीं देंगे। उसके बाद आ रहा है, यहाँ आ रहा है ई, यहाँ आ रहा है ई, यहाँ ई है, यहाँ आई है, तो ई पहले आता है, आई पहले आता है, ई पहले आता है। एबीसीडी में ए बी सी डी ई करोगे, उसके बाद आई आता है, यानी आई वाली चीज लास्ट में। इसका मतलब है कि जो चार नंबर है ना, ये चार नंबर डी वाला, ये चार नंबर पे होगी। जब हम लोग इन स्पेलिंग्स को लिखेंगे ना, तो ये चार नंबर पे आएगी। तो दो लेटर हम लोगों ने चेक कर लिए, तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर यहाँ पर क्या है? पी है। यहाँ तीसरा लेटर क्या है? पी है। यहाँ तीसरा लेटर क्या है? एक्स है। इस बात का मतलब है कि ये वाली चीज जो है ना, एक्स वाली, जो ये सेक्सुअल वर्ड है, ये कितने नंबर पे आएगा? ये तीन नंबर पे आएगा भाई, ये तीन नंबर पे। अब दो नंबर पहला और दूसरा जो है इनमें से चेक कर लेंगे, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में ये बोला है कि कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर वाला ही देखा है, तो हमें पहले और दूसरे से क्या मतलब है? हमें तो अपना आंसर देना है। तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? तीसरे नंबर पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले जो स्पेलिंग है वो किस पे आएगी? तीसरे नंबर पे आएगी। सितंबर, सेपरेट, सिंगर, और ये इन सबको अलग अलग अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जो अपना प्रश्न पूछा है बस हमें उसका आंसर देना है, फालतू में सिरपच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें, बिल्कुल। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अब ये वाले प्रश्न जो है ना, इन प्रश्न में क्या होगा? आपके पास एक वर्ड दे रखा होगा, एक वर्ड दे रखा होगा, उससे हमें कौन सा वर्ड जो है बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये चीज पूछेगा। जैसे देखो,
अप्रोक्सीमेशन एक वर्ड है, शब्द से प्रयुक्त वर्णों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा बना सकता है इनमें से, ये चीज देखना है। देखिए पहले मैं अगर इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो ये वर्ड क्या है, टॉक्सिन। ये वर्ड क्या है, टॉक्सिन। टॉक्सिन के अंदर टी है, क्या इसके अंदर टी है, बिल्कुल टी है यहाँ पर। क्या ओ भी है, ओ भी है यहाँ पर। क्या एक्स है, बिल्कुल एक्स है। क्या आई है, आई है। क्या एन है, एन है। यानी ये वर्ड बनाया जा सकता है, यानी ये वर्ड बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब ये क्यों नहीं होंगे तो वो भी समझा देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ। देखिए अगर नेशन में बात करें तो एन ए, देखो एन कहीं पर है, बिल्कुल है। ए है, बिल्कुल है। एन ए टी आई ओ एन, एन ए टी आई ओ एन। एन तो एक ही है, पूरी स्पेलिंग में एन कितना है, एक ही है। लेकिन इस स्पेलिंग को बनाने के लिए एन की कितनी जरूरत चाहिए, दो। दो चाहिए एन, अब दो तो है नहीं, यानी ये वर्ड तो बना नहीं सकते। अगला देखिए पी ए पी ई आर, यहाँ पर पी डबल पी है, बिल्कुल है। ए है, बिल्कुल है। ई कहीं पर है, ई तो कहीं है ही नहीं, ई कहीं है ही नहीं। तो लेकिन इस स्पेलिंग को बनाने के लिए हमें ई की जरूरत होगी, यानी ये स्पेलिंग भी नहीं बना सकते। समझ पा रहे हो ना। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे है प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट वर्ड बनाने के लिए देखो पी है, बिल्कुल है। आर है, बिल्कुल आर है। ओ है, एक्स आई है, एम ए है, टी है, ई। ई फिर से मिल गया, ई तो है ही नहीं पूरी स्पेलिंग में कहीं पर भी, यानी ये स्पेलिंग भी हम लोग नहीं बना सकते। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ये वाली टॉक्सिन जो स्पेलिंग है वो इससे बनाई जा सकती है। बस ये प्रश्न है, ऐसे ही करना है। समझ पा रहे हो ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अक्षरों से निर्मित शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द जो है वो हम लोग इन अक्षरों से बना सकते हैं। फिर से देखिएगा, हमें वही चीज ढूंढना है जो चीज नहीं दे रखी है। इनमें प्रयोग है जिन लेटर्स का, इसमें नहीं है, बस वो ढूंढ लो, बाकी बचाओ आंसर है। देखिए आर ई, इसमें भी आर ई, इसमें भी है। एस है, इसमें बिल्कुल एस है। इसमें टी है, इसमें बिल्कुल टी है। क्या आर है, क्या आर एक और है, बिल्कुल एक आर और है। क्या आई का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल आई का प्रयोग हुआ है। क्या सी का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सी का प्रयोग हुआ है। ये रहा सी, ठीक है। क्या टी का प्रयोग किया गया, बिल्कुल टी का प्रयोग किया गया। यहाँ दो टी है ना, एक टी ये रहा, एक टी ये आएगा, ये एक टी एक टी, यानी पहले वाली स्पेलिंग जो है वो क्या है, बनाई जा सकती है। पहली वाली स्पेलिंग जो है वो क्या हो सकती है, बनाई जा सकती है। यानी पहले वाली स्पेलिंग जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी चीजें क्यों नहीं है वो देख लेते हैं, एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए आर ई सी ओ जी, अब देखे कहीं पर भी जी है, बिल्कुल है। एन है, बिल्कुल है। आई है, बिल्कुल है। क्या जेड है कहीं पर भी, बिल्कुल जेड का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इस स्पेलिंग में बनाने के लिए जेड का प्रयोग करना चाहिए, तो ये वाली स्पेलिंग नहीं बनेगी। अगला देखिए सी ओ एन एस, सी ओ है, एन है, एस है, टी आर यू है, सी है, टी ई कहीं पर है, इसका प्रयोग बिल्कुल ई का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद डी है, क्या यहीं पर कहीं पर भी डी अपने को दिख रहा है, बिल्कुल सर डी कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन इस स्पेलिंग को बनाने के लिए हमारे पास डी होना जरूरी है, यानी ये ऑप्शन नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो ना। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कितनी बार यू है, यहाँ पर दो बार यू है। एक यू ये है, एक यू ये है, लेकिन इस पूरे प्रश्न के अंदर जो है एक यू का प्रयोग किया गया है, यानी ये वाली स्पेलिंग भी नहीं बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से सोल्व करना है, कर लोगे ना, बहुत इजी है भाई। लास्ट 10 सेकंड का काम पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे इन चीजों की तो इजीली आपका माइंड वर्क करेगा, ठीक है, इजीली। विषम का चयन कर लिए, यानी इन सब में से कौन सी चीज अलग है वो हमें देखनी है। ये क्या है, भयादोहन, तस्करी, अभिमान, धोखाधड़ी, इनमें से कौन सी चीजें अलग है। देखिए अगर हम लोग समाज और कानून के तौर पे बात करें ना, तो ये तीनों चीजें इनलीगल है। देखो भयादोहन करना ये इनलीगल चीज है, अच्छी बात नहीं है समाज के तौर पर। तस्करी कानून के तौर पर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। धोखाधड़ी ये कानून के तौर पर अच्छी बात नहीं है। यानी इन तीनों शब्दों का जो है अर्थ वो कहीं ना कहीं कानून और समाज से रिलेटेड है, यानी समाज और कानून से रिलेटेड ये अपना वर्ड रखते हैं, अपना मीनिंग रखता है, अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। लेकिन ये वाला अभिमान जो शब्द है ना, ये एक व्यक्ति का गुण होता है, अवगुण। अभिमान वैसे देखें तो अवगुणों में ही गिना जाए, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है, एक पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, उसके नेचर का एक पार्ट हो सकता है, उसके बिहेवियर का एक पार्ट हो सकता है। तो ये वाला वर्ड जो है वो बाकी तीन से अलग है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको चेक करना, कर लोगे ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अकबर जो है वो ये बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, कि वे मेरे साले के पिता। मेरे साले के पिता का मतलब क्या हुआ, अकबर के साले के पिता होता है अकबर का ससुर जी। सही बात है, अकबर के ससुर जी, ठीक है। तो यहां तक तो कहानी मिली अकबर के ससुर जी। तो अकबर के ससुर जी के भाई, साले के पिता के भाई, यानी अकबर के ससुर जी के भाई, या तो काके ससुर भाई, चाचे चाचा वगैरह बन जाएगा, वैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो अकबर के ससुर जी का भाई की एकलौती भतीजी, इस बात का मतलब क्या हुआ, एकलौती भतीजी क्या होगी, अकबर के ससुर की बेटी। भाई अकबर के ससुर की बेटी। अब ये बोला है कि अकबर का क्या संबंध होगा, तो अकबर के ससुर की बेटी से अकबर का क्या संबंध है, वो अकबर के लिए क्या होगी, छाती कुट्टो, यानी उसकी क्या होगी, पत्नी। सीधी सी बात है, उसकी क्या बन जाएगी, पत्नी ना। भाई अकबर के ससुर की बेटी, अकबर के ससुर की बेटी ही अकबर के लिए क्या है,
उसकी धर्मपत्नी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उसका क्या होगा राइट आंसर। देख लो ब्लड रिलेशन का 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन में, ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न है और ये डेफिनेटली ऐसे एग्जाम के अंदर आते हैं, ऐसी लैंग्वेज के आपको एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला फिर से डाइस का है। मैंने डाइस का अभी जो क्वेश्चन करवाया उस टाइम मैंने आपको एक बात बोली, जिसका ऑपोजिट पूछे पहले तो वो नंबर पकड़ो, और उसी डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जो बाकी वाले डाइस में भी कॉमन दिख रहा है, उन 2 डाइस का काम में लेना, बाकी सबसे अपने को कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो पहले तो देखो 6 कहाँ है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ये 2 डाइस के अंदर अपने को 6 दिख रहा है, जो 6 नंबर है वो दोनों तरफ दिख रहे हैं। अब देखिए विपरीत देखना हमें, तो विपरीत कौन सा मिलेगा, 6 के विपरीत कौन सा मिलेगा, तो देखो अगर मैंने इन दोनों डाइस को ले लिया ना, इन दोनों डाइस को, तो यहाँ 6 3 है, यहाँ 6 3 है, तो यहाँ से तो विपरीत हमने को 5 और 1 का मिल रहा है, लेकिन अपने को पूछा क्या है 6 का विपरीत मिला है, इसका मतलब है कि अपन जो है वो इस वाला डाइस को नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे पहले वाला डाइस और तीसरे वाला डाइस को। पहले वाला डाइस और तीसरे वाला डाइस में क्या कॉमन है सर, 5 दिख रहा है, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, जो दिखे उसको पकड़ो, जो दिखे उसको पकड़ो, और जो बाकी बची हुई चीजें हैं उसमें क्या करना है आपको क्लॉकवाइज घूमते रहना है। 5 से आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, तो पहले वाले डाइस में जब आप 5 से घूमोगे तब आपको मिलेगा 3 और फिर मिलेगा आपको 6 नंबर। दूसरे वाले डाइस में जिससे क्लॉकवाइज इधर घूम रहे हैं तो इधर भी क्लॉकवाइज घूमना है, तो यहाँ से 5 से घूमोगे तो 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 4। यहाँ दूसरे वाले डाइस में अगर आप घूम रहे हो तो 2 मिलेगा, फिर मिलेगा 4। इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर मिल रहा है आपको 4, 3 का विपरीत मिलेगा 2 और 6 का विपरीत क्या मिलेगा 4। अपने को क्या मिला है 6 के विपरीत संख्या पूछी है, तो 6 की विपरीत संख्या जो है वो कौन सी होगी मेरे भाई, तो 6 की विपरीत जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 4 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हमें सिर्फ वो दोनों डाइस काम में लेने हैं जिन दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन मिले, इससे जल्दी हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है चलिए अगला, सारिका के 3 बच्चे हैं। चलिए ये बात देखिए, ये बड़ा पजल वाली चीज है। ठीक है इसमें क्या है ना, लैंग्वेज को पजल करने की हम थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, पजल बनाने की कोशिश की है लैंग्वेज को पूरा, बस और कुछ नहीं, और बहुत इजी प्रश्न है, बहुत लॉजिकल वे में काम करना है। देखिए सारिका के 3 बच्चे हैं, ठीक है, पहला बच्चा जो है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, पहला वाला लड़का बड़ा वाला लड़का जो है वो छोटे वाले लड़के से, सेकंड नंबर वाले लड़के से 5 वर्ष बड़ा है। दूसरा बच्चा जो है वो तीसरे वाले बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है 4 वर्ष बड़ा है, तो इन सब की आयु का योग अगर 22 वर्ष है तो सबसे बड़े वाले लड़के की आयु क्या होगी। देखिए जिससे कंपेयर करें ना उसको कुछ मान लो, गणित में भी ये बात बोली जाती है कि जिससे कंपेयर करें उसको कोई ना कोई संख्या मान लो, यहां पर भी वही बात काम हो रही है कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको कोई नंबर मान लो, तो हम लोग क्या मान लेंगे एक्स। ठीक है इस बात का मतलब है कि कंपैरिजन मेन, पहले वाले को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे से और दूसरे वाले को कंपेयर किया जा रहा है तीसरे से, इसका मतलब मेन कंपैरिजन तीसरे से हो रहा है, तो तीसरा बच्चा जो थर्ड नंबर बच्चा है, जो थर्ड नंबर बच्चा है उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे, उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है तो थर्ड वाला बच्चा जो है अगर मान लो वो एक्स वर्ष का है, तो बताओ दूसरे वाला बच्चा क्या होगा, दूसरा बच्चा तीसरे वाले बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है, यार अगर तीसरा वाला बच्चा एक्स वर्ष का है तो इससे दूसरा वाला बच्चा 4 साल बड़ा है। ठीक है पहले वाले बच्चे के बारे में क्या बात बोल रही है, पहले वाले बच्चे के बारे में बात बोल रही है कि पहला वाला बच्चा जो है दूसरे बच्चे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी दूसरा वाला बच्चा अगर x + 4 का है तो इसमें 5 साल और जोड़ोगे ना तब आपको पहले वाले बच्चे की उम्र पता चलेगी, तो 4 और 5 क्या 9 नहीं हो गए, तो इसको डायरेक्ट मैं 9 लिख दूं, इसको डायरेक्ट में क्या लिख दूं 9। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, इन तीनों की आयु का योग जो है 22 वर्ष है, तीनों की आयु का योग क्या होगा x + x + 4 + x + 9, ये इजिकल टू दे रखा है 22, x x x कितने हो गए 3x, और ये 4 + 9 कितने हो गए 13 इजिकल टू 22, 13 इजिकल टू क्या हो जाएगा 22। ठीक है देन 3x इजिकल टू 22 - 13, देन 3x इजिकल टू 9 and x would be 9/3, 9/3 is equal to 3। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब जिसकी पूछा है उसका आंसर, सबसे बड़े वाले बच्चे की उम्र क्या होगी, सबसे बड़े वाला बच्चा क्या जो पहले जन्म लिया है, पहले जन्म किसने लिया है फर्स्ट वाले ने, यानी x + 9, x का मान कितना आया 3 आया, +9 3 और 9 कितने हो गए 12, इस बात का मतलब बड़े वाले बच्चे की उम्र कितनी है 12 साल है, बड़े वाले बच्चे की उम्र कितनी है 12 साल है। छोटे वाले बच्चे की उम्र पूछे तो x का मान जो आया छोटे वाला x का मान कितना आया 3 आया, इस बात का मतलब है छोटे वाले बच्चे की उम्र जो है कितनी साल है 3 साल है, और जो बीच वाला बच्चा है उसकी उम्र कितने साल होगी, उसकी उम्र साल 3 + 4 कितने हो गए 7 साल। कर लोगे, कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ए का जन्म जो है वो बी के जन्म से 5 साल पहले हुआ है, ए का जन्म जो है वो बी के जन्म से 5 साल पहले हुआ, इस बात का मतलब है कि ए जो है वो बी से क्या होगा 5 साल बड़ा होगा,
भाई 5 साल बड़ा है, पहले जन्म लिया है तो 5 साल बड़ा होगा ना। चलिए, इस बात का मतलब ये है कि इस लाइन को देखो कैसे लिखोगे। ए का जन्म जो है वो 20 से 5 वर्ष पहले हुआ। ए का जन्म जो है वो 20 से 5 वर्ष पहले हुआ। ए का जन्म 20 से 5 वर्ष, 20 से जिससे बोले ना उसको यहाँ रख दो, तो यहाँ रख देते हैं बी। ये बी जो है ना, ये ए जो है वो 20 से कितना साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़ा है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि ये बी से ए 5 साल बड़ा है, क्योंकि यही लाइन दे रही है कि ए का जन्म 20 से 5 साल पहले हुआ। इस बात का मतलब 5 साल बड़ा होगा वो। सही है। अगला, बी जो है वो सी से 4 वर्ष बड़ा है। सी से 4 साल बड़ा है। बी जो है वो सी से 4 साल बड़ा है, यानी अगर सी यहां पर है तो इससे ये 4 साल बड़ा है, यानी प्लस के 4 साल है। कहानी क्लियर है यहां तक? अगला देखिए, डी से 3 साल छोटा है। डी से क्या है, 3 साल छोटा है। कौन? बी जो है वो डी से 3 साल छोटा है। डी से जो है वो 3 साल छोटा है। इस बात का मतलब है डी जो है वो बी से, डी जो है वो बी से 3 साल बड़ा होगा। समझ रहे हो ना? बस इतना करना है। अब प्रश्न में जो बोल रहे उसका आंसर देना है। प्रश्न में ये चीज रखिए, अगर ए का मान 17 वर्ष है, अगर ए की उम्र जो है वो कितनी साल है, 17 साल है, तो बताओ डी की उम्र क्या होगी। अगर ए 17 साल है तो ए जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो बी की उम्र क्या रही होगी कि ए उससे 5 साल बड़ा हो जाए? 12 साल ना। बी की उम्र क्या रही होगी, 12 साल रही होगी। यानी बी जो है 12 साल का, तभी तो ये 5 साल बड़ा होगा और 17 साल का हो जाएगा ए। समझ रहे हो ना? अब हमें बताना डी की उम्र क्या है। जो डी है ना वो बी से 3 वर्ष ज्यादा है, 3 वर्ष ज्यादा है। अगर बी का मान 12 वर्ष है तो 12 वर्ष अगर मान लो 3 साल ज्यादा कर दे, 12 वर्ष में 3 साल और जोड़ दो, कितना साल का होगा, 15 साल का। इसका मतलब डी जो है कितने साल का होगा, 15 साल का। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। देख लो, पजल वाली चीजें हैं, इजीली सोल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, लैंग्वेज समझना है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, एक नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। एक नदी जो है कहां से बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इस बात का मतलब है कि वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो देखो ये पूर्व दिशा की ओर भेज दो नदी को। जैसे प्रश्न बोलता जाए वैसे करते जाओ। और उसके मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है। अब वो बाईं ओर मुड़ेगी यानी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी ऊपर की ओर मुड़ेगी, तो ऊपर की ओर मुड़ गई। और वे एक छोटी पहाड़ी का आधा चक्कर पूरा करती है दक्षिणावर्त। आधा चक्कर वो दक्षिणावर्त पूरा करती है, यानी घड़ी की दिशा में पूरा कर रही है। यहां पर बीच में पहाड़ी है, यहां पर बीच में पहाड़ी है, ठीक है। ये ऐसे जाती हुई आधा चक्कर पूरा कर रही है इसके दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त आधा चक्कर पूरा करेगी मतलब ऐसे आएगी। और आधा चक्कर पूरा करने के बाद वे फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ जाती है। समकोण पर बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि अब वो समकोण पर बाईं ओर मुड़ रही है। बाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यहां से डायरेक्ट समकोण की तरफ, यानी ऊपर की ओर ऐसे मुड़ गई। ये फिगर बन रहा है पूरा। ये पहाड़ी है बीच में, यहां से ये आधा चक्कर पूरा किया पहाड़ी का, रुक गई, वहां से समकोण सीधा मुड़ गई। उसके बाद गया, अब नदी किस दिशा में जा रही होगी, तो नदी किस दिशा में, उत्तर की ओर जा रही है, यानी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या रहेगा, उत्तर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? बस जैसे प्रश्न बोलता जाए वैसे करते जाओ भाई, कोई अलग से चेंजेस नहीं करना है। अगला देखिए, श्याम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। श्याम जो है वो क्या है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। जैसा प्रश्न बोले वैसे करते जाओ। पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। श्याम को भेजना है हमें कैसे, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर भेजना है। तो देखो यहां से पकड़ो, ये 5 किलोमीटर भेज दिया पूर्व की ओर, ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर भेज दिया, ठीक है, पूर्व की ओर भेज दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, तो ये लेफ्ट साइड में मुड़ गया और 6 किलोमीटर जा रहा है। यहां से 6 किलोमीटर भेज दिया इसको। भाई पूर्व की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चल रहा है। फिर वो यहाँ से कैसे मुड़ रहा है, दाई तरफ मुड़ रहा है, और कैसे चल रहा है, 9 किलोमीटर। तो ये दाई ओर मुड़ गया। और कितना चल रहा है वो, 9 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। अंत में वह दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। दाई ओर यानी नीचे की ओर आएगा। यहाँ से दाई ओर घूमने का मतलब क्या हुआ, नीचे की ओर आना, तो ये नीचे की ओर आएगा। और कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर, यानी जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद वह शुरुआत के स्थान से अब कितनी दूरी पर है, तो शुरुआत का स्थान से वो कितनी दूरी पर है, तो देखिए शुरुआत का स्थान ये है, एंड पोजीशन ये है, ये वाली दूरी जो है वो कितनी होगी सर, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी होगी, यानी 9 किलोमीटर। यहाँ से ये टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 9 + 5, इट मीन 14 किलोमीटर वो क्या होगा, डिस्टेंस पे होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कर लोगे, कर लोगे ना? बहुत इजी है मेरे भाई, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहे हैं वैसे करते जाओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि प्रश्न बनाने वाले ने क्या नींद आ गई, क्या बात है उसे। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि 26 जनवरी 1996 से लेकर 25 मई 1996 तक कुल कितने दिन होंगे। कुल कितने दिन होंगे ये चीज पूछी है, कुल कितने दिन होंगे ये चीज पूछी है। एक चीज और दे दी सामने वाले ने कि दोनों दिन शामिल है, यानी ये 15 मई भी उसमें काउंट करना है और ये 26 जनवरी भी उसमें काउंट करना है।
अब देखो सामने वाला इसमें क्या नॉलेज पूछना चाहता है आपसे, दो चीजें, दो लॉजिक आपसे पूछना चाहता है सामने वाला। क्या, देखिए 26 जनवरी, जनवरी के महीने में टोटल कितने दिन होते हैं सर? 31 दिन होते हैं। अगर मैं 31 दिन में से ये 26 जनवरी हटा दूं तो मेरे पास दिन बचे 5। लेकिन जब मैंने 26 माइनस किया तो 26 जनवरी भी चली गई उसमें, लेकिन 26 जनवरी तो काउंट करनी है ना, तो एक दिन और ले लो। इसका मतलब जनवरी के अपने को दिन कितने लेने हैं टोटल? 6 दिन। ये कहानी है किसकी? जनवरी की। अब बात करें फरवरी की, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। मई में कितना दिन चलना है? 15 दिन चलना है, तो मई के 15 दिन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी के दिन हो गए। फरवरी, देखो 1996, क्या 1996 एक लीप वर्ष है? बिल्कुल हाँ लीप वर्ष है। लीप वर्ष कौन से होता है? जिनमें 29 फरवरी हो, यानी फरवरी में दिनों की संख्या कितनी हो? 29 हो, वो क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्या होंगे? लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष वाली है। तो इसमें कितना दिन है टोटल? फरवरी के महीने के अंदर कितने हो जाएंगे? 29 दिन हो जाएंगे सर, बिल्कुल। मार्च का महीना है, मार्च कितना होता है? 31 दिन का होता है सर। अप्रैल कितना होता है? 30 दिनों का होता है सर, तो अप्रैल हो जाएंगे 30 दिनों के, ठीक है। और मई में कितने दिन चलना है? मई के अंदर अपने को 15 दिन चलना है, तो ये 15 दिन। और कहानी क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहां से देखिएगा भाई, 30 30 60, 60 और 30 कितने हो गए? 90, 90 और 20 कितने हो गए? 110, 110 और 1, 111। इस बात का मतलब है टोटल इनका एडिशन कितना हो रहा है? 111। यानी टोटल कितने दिन होंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी 111 दिन होंगे। अब आपसे वो दो चीजें पूछना चाहता है कि क्या बच्चे को ये पता है क्या 1996 एक लीप ईयर है? एक तो ये चीज जानना चाहता था आपसे, इसलिए वह प्रश्न दिया। और दूसरा वो ये चीज कर रहा है कि बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, टोटल दिन होते हैं 31, 31 में से 26 गए, दिन बचे 5, यानी जनवरी के दिन गिनने थे 5, सॉरी 6, और वो गिन कितने लेते हैं? 5। एक दिन कम कर देते। देखो अगर एक दिन कम हो जाता तो अपना आंसर क्या होता है? 110 आंसर आता, और देख लो ऑप्शन में दिया है 110। जो बच्चा गलती कर सकता है, गलती करने पर जो आंसर आता है उसके, वो ऑप्शन डेफिनेटली देगा। वो आपको वहां सीट देने के लिए थोड़ा बैठा है, आपको तो वो एग्जाम से निकालना होता है। तो आपके जो आंसर आते हैं वो डेफिनेटली ऑप्शन के अंदर सेट करेगा वो। इसलिए वहां पर प्रश्न इजी है तो ऐसा नहीं इजी प्रश्न है कर लेंगे, कोई ना कोई वो ट्विस्ट बनाएगा उस प्रश्न में, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न जल्दबाजी के अंदर गलत हो जाते हैं बच्चों के। इसलिए चलिए आगे देखिएगा। अगर आज सोमवार है तो कल के बार, कल के बार नहीं है, कल के बाद है, यहाँ पर वर्ड है बाद। अगर आज सोमवार है तो कल के बाद कौन सा वर्ड? कल के बाद मतलब परसों। आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार, और उसके अगला दिन कौन सा होगा? बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार, बुधवार यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है 2022 के अंदर, है ना। आ जाते हैं यार, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। अगला देखिए, चित्र में बताया गया है कि इस आकृति को मोड़ने पर, अगर इस आकृति को मोड़ के ये चीज की जाए कि ये एक आकृति थी, इसको ऐसे मोड़ा गया और यहाँ कट लगा दिया गया, यहाँ लाइन बना दी गई। अब वापस इस आकृति को खोलेंगे तो क्या होगा? इस आकृति को जब आप वापस खोलोगे, इस आकृति को जब आप वापस खोल रहे हो तो कैसी आकृति मिलेगी? देखो मैं इधर ही बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन मिलेगी, फिर वापस ऊपर से नीचे खोलोगे तो ये लाइन खुलेगा, यहाँ ऐसे लाइन मिलेगी। ऐसी तो आकृति बनेगी पूरी, तो ऐसी आकृति बन रही है। और ये आकृति कहाँ मिल रही है? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आंसर। समझ पाए हो ना? देखो कितने इजी प्रश्न है, कितने इजी प्रश्न है। अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा अगर घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी के अंदर कितने बज रहे हैं मेरे भाई? 4 बज रहे हैं। अगर घड़ी के अंदर 4 बज रहे हैं ना, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो पहले तो घड़ी के अंदर 4 बजा देते हैं, ठीक है। पहले घड़ी के अंदर बजाते हैं अपन लोग 4। मान लो ये घड़ी है, ठीक है। 1 मिनट अपन इससे बनाते हैं, ये मान लो एक घड़ी है, इतनी बड़ी घड़ी सही है, ठीक है। अब देखिए हमें बजाना है 4। 4 कैसे बजेंगे? यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। जब 4 बजते हैं, एग्जैक्ट घड़ी के अंदर 4 बज रहे हैं, तो देखो घंटे वाली सुई जो है वो तो 4 पे होगी, और मिनट वाली सुई जो कितने पे होगी? 12 पे होगी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि प्रत्येक खाना, जो ये प्रत्येक खाना है ना, खाने का मेरा कहने का मतलब क्या है? खाना खाना खाने वाला नहीं है, ये गैप, ये गैप जो है ना, ये गैप, ये प्रत्येक गैप है ना, ये कितना डिग्री का होता है सर? ये 30 डिग्री का होता है। ये हर एक गैप कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो ये गैप भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये गैप भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये गैप भी कितना होगा? 30 डिग्री का। इस बात का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का गैप आ जाएगा? तो 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120। इसका मतलब है कि कितने आ गया? 120। देखो सबसे शॉर्टकट यही चीज है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कौन होगा? 120 डिग्री का। और अगर किसी को ये तरीका नहीं समझ आता है, कोई फॉर्मूला के लिए राजी है, तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। एच की जगह रखना है 4। मिनट कितने होते हैं? 4 बजते हैं तो 4 ऐसे ही बजते हैं ना, 4:0 तो इस एच की जगह रख देना 4, और इधर एम की जगह रख देना 00। अपना आप आंसर आ जाएगा। करके देख लो भले, जल्दी से करके देख लेते हैं। एंगल क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा 60 मल्टीप्लाई एच, एच कितना है? 4, डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2।
एंगल इज इक्वल टू ये तो बन जाएगा टोटल 0 ही। तो यहाँ 60 गुणे 4/2 लिखा है, अगर 2 से कैंसिल कर दोगे 30 बार, 30 को 4 से गुणा करोगे तो एंगल कितना मिल जाएगा 120 डिग्री। एंगल कितना मिल जाएगा 120 डिग्री। हालांकि ये कहानी नहीं करनी है, आप डायरेक्ट लॉजिकल सोचोगे तो भी हो जाएगा। अगर किसी को फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला वो ध्यान रख सकता है, ये फॉर्मूला वो ध्यान रख सकता है। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये चीज, सॉरी ध्यान से सुनिएगा ये चीज। मैं ये बोल रहा हूं कि एक घंटे में 90 डिग्री का कोण जो है वो 2 बार बनता है। कितनी बार? 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन एक्चुअल में ये 24 बार ना बनकर कितनी बार बनता है? सिर्फ और सिर्फ 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार। क्यों 22 बार बनता है? कि क्योंकि 3 बजे का टाइम और 9 बजे का टाइम भले एक एक घंटे का टाइम है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक भले एक घंटे का टाइम है, तो एक घंटे का 2 बार बनना चाहिए, लेकिन ये बनता कितने? एक एक बार ही बनता है। तो यहाँ 2 बार कम बन गया, 2 बार कम होने की वजह से पूरा बनना तो चाहिए 24 बार, बनता कितनी बार है? 22 बार। अगर मान लो 12 घंटे में 22 बार है, तो यहाँ नाम क्या दिया है? नाम दिया है यहाँ पर एक दिन। देखो ये लिखा हुआ, क्या नाम दिया? एक दिन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में अगर 22 बार है तो बताओ 24 घंटे में जो है क्या ये 44 बार नहीं होंगे? क्या ये 44 बार नहीं होंगे? बिल्कुल 44 बार होंगे। इस बात का मतलब है कि 90 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। कहानी समझ में आई? कहानी क्लियर है ना इतनी? अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला जो है अपने पास दे रखी है उसको पूरा करना है। कुछ नहीं, डिफरेंस निकालते जाओ, अपना आप आंसर मिल जाएगा। भाई देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 14 है, अगली कौन सी आएगी वो बताना है। अब देखिए डिफरेंस क्या मिलेगा मेरे को एक बात बताओ। इन दो में 2 का डिफरेंस है, इन दो में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। तो देखो पहले 2 का डिफरेंस आया, फिर 4 का डिफरेंस आएगा। अब किसका आएगा फिर आगे? 6 का डिफरेंस। अब आगे किसका आएगा? 6 का डिफरेंस। तो 10 में 4 जोड़ो तो 14 हो रहे हैं, तो 14 में 6 जोड़ोगे तभी तो ये संख्या मिलेगी। और 14 और 6 कितने हो गए? 20। इस बात का मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? 20। समझ पाए ना? समझ पाए ना? बस ऐसे देखना, लॉजिक ऐसे ढूंढना और कुछ नहीं। अगला देखिएगा, अगली एक और श्रृंखला है, लेकिन इस बार श्रृंखला के अंदर जो है अल्फाबेट का प्रयोग किया गया। कुछ नहीं, जैसा बोले वो सीधी देखो, लॉजिक सामने दिख गया होगा। ए बी लिखा है, इसको उल्टा लिख दिया। ए बी सी लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया। सी बी ए, इसको उल्टा लिखना है। इसको उल्टा यानी पहले डी लिख दोगे, फिर सी, फिर बी, फिर ए। डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी आंसर। कर लोगे ना? अब देखो इतने इजी प्रश्न भी आ रहे हैं, इतने इजी प्रश्न भी आ रहे हैं। हर एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो सोचो इतने इजी प्रश्न आ रहे हैं तो आराम से बन सकते हैं ना आपके अच्छे नंबर। कॉन्फिडेंट रहो, बस कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए इसका लॉजिक देखिएगा, इसका जो लॉजिक है वो बहुत बढ़िया है। देखिए हमें यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ए जो है कितने नंबर पे आता है? यहाँ लिखा ए आर ई एन आई जे और एम और अगला वाला नंबर जो भी है। अब पहले इनकी नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग मेरे कहने का मतलब है अल्फाबेट कितने नंबर पे आ रहे हैं। ए आता है 1 नंबर पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, आई 9 पे, जे 10 पे और ये 13 पे। अब देखो एक दिमाग लगाओ ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। यहाँ पर दिख जाएगा लॉजिक। क्या लॉजिक है? इन दोनों संख्याओं का योग 19 हो रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग 19 हो रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग 19 हो रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए। भाई 18 1 19, 5 और 14 19, 9 और 10 19, 13 और कितना जोड़ा है कि 19 बन जाए? 7 जोड़ोगे। 7 नंबर पे आता कौन है? 7 नंबर पे आता कौन है? जी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जी। मिल गया लॉजिक, मिल गया लॉजिक। देखो कितना इजी है, लॉजिक मिल रहा है ना, बहुत इजी है। अगर मान लो कोई ऐसा नहीं सोच रहा है, वो बोल रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहते, क्या और कोई लॉजिक सेट हो रहा है? बिल्कुल एक और लॉजिक सेट हो रहा है। अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो एक लॉजिक और जो है आपको दिख जाएगा, एक लॉजिक जो है और दिख जाएगा। कौन सा लॉजिक है देखिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा। एक संख्या छोड़ के देखो, +4 किया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है? 5 में 4 जोड़ो 9 आएगा, फिर 9 में 4 जोड़ो तो 13 आ जाएगा, यानी +4 हो जाए। इधर देख लो, 18 में -4 कर दो 14 आ जाएगा, 14 में -4 कर दो 10 आ जाएगा, 10 में -4 करो फिर 6 नंबर पे। भाई ऐसे गड़बड़ हो रहा है ना, ये चीज लॉजिक वही सेट बनेगा अपना, अपना वाला लॉजिक जो है ना वही सेट हो रहा है, यानी 4 वाला ही आपने बैठेगा। अगला 4 वाला अगला बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर जी जो है वो आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला यहाँ देखिए, इस वाले प्रश्न में ना आपको क्या ना, एक कोई भी पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है, कोई एक पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब वो रिपीट कौन सा हो रहा है वो चीज देखनी है आपको, रिपीट जो है वो पैटर्न कौन सा हो रहा है वो चीज देखनी है। देखिए बी डी ए,
ऑप्शन कहाँ कहाँ है, एक तो डी के बाद में ऑप्शन मिल रहा है, एक बी के बाद में, एक वापस डी के बाद में ऑप्शन है। इसका मतलब है कि बी के बाद में क्या क्या चीजें आ रही है, पहले ये देख रहे हैं, ये डी है ना, डी के बाद में क्या आ रहा है, डी के बाद में ए आ रहा है, और यहाँ डी के बाद में डी वापस बी आ रहा है, यहाँ डी के बाद में, यानी ए और बी, यानी इस खाने में या तो ए आएगा या बी आएगा, या तो ए आना चाहिए या बी आना चाहिए, यानी ए से शुरुआत होनी चाहिए या बी से शुरुआत होनी चाहिए, सी तो शुरुआत होगी नहीं, ये कैंसिल। डी के बाद में डायरेक्ट डी तो कहीं आ नहीं रहा, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल, दो ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से चेक करना है, तो इन दोनों में से कैसे चेक करोगे, देखो अगर मान लो हम लोग ये पहला वाला रखे, ये पहला वाला रखे, तो यहाँ बी आएगा, अरे चल नहीं रहा, यहाँ बी आ रहा है, एक मिनट, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आ रहा है, और यहाँ डी आ रहा है। कहानी क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बी रखूं तो ये बी डी के बाद में बी बन जाएगा, तो देखिए ये डी बी है, ये बी डी ए बी सी बी, उसके बाद वापस क्या आ रहा है, उसके बाद डी के बाद में वापस बी आ रहा है, बी आ रहा है, और फिर ये चीज, यानी ये कहानी ना कहां से वापस रिपीट हो रही है, देखो बी डी ए बी सी डी, बी डी ए बी सी डी, यानी पैटर्न कौन सा रिपीट हो रहा है, पैटर्न ये वाला रिपीट हो रहा है, यानी बी डी ए बी सी डी, ये वाला पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न, यानी यही पैटर्न बनाना हमें, तो बी डी ए बी सी और उसके बाद डी, वापस स्टार्ट करना है, वापस ये स्टार्ट करना है बी से, यानी बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी यहाँ पर सही है। उसके बाद देखिए बी डी ए बी सी डी, फिर वापस आ रहा है बी, और बी के बाद वापस क्या आ रहा है डी, यानी यहाँ पर आना चाहिए डी, सी नहीं आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर। इस तरीके से आपको चेक करना है, पैटर्न ढूंढो कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न से कंपेयर करते जाओ, जैसे कंपेयर करते जाओगे तो ब्लैंक जो जगह है, खाली जो जगह है, वहां पर कौन सा अक्षर आना वो चीज आपको मिल जाएगी, वो चीज है वो क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद कौन सा है, इसमें अगला पद कौन सा है वो देखिए, यहाँ लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 15, उसके बाद लिखता है 41, उसके बाद लिखा है 80, उसके बाद क्या लिखा है 80 लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। देखिए अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसका दिमाग लगाए, थोड़ा लॉजिक लगाए, तो क्या लॉजिक आपको दिख रहा है, क्या लॉजिक आपको दिख सकता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो 2 और 13 के अंदर डिफरेंस कितना, 2 और 15 के अंदर डिफरेंस है 13 का, बिल्कुल 13 का, ठीक है। 15 और 41, 15 और 41 के अंदर डिफरेंस कितना का आ रहा है सर, 15 और 41 के अंदर डिफरेंस आ रहा है 26 का, ठीक है। 41 और 80 के अंदर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 41 और डिफरेंस आ जाएगा ये 9 और ये 3 39 का। अब ये 13 का पहाड़ा नहीं बन रहा क्या, 13 दूना 26, 13 39, यानी अगला जो भी नंबर आएगा यहाँ पर 13 चौक 52, यानी 80 के अंदर 52 जोड़ोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, और 80 और 52 कितने हो गए 132। इस बात का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या बनेगा, इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा। देखो कर लोगे ना, कर लोगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक विशिष्ट कोड से शब्द ये है, इसको ये रूप लिखा जाता है, तो बताओ इसी कोड में इसका पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा। हमें क्या पूछा है, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर पूछा है, यानी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर निकाल लेते हैं, वही अपना आंसर होगा। लिखा क्या जा रहा है, क्लोक है, CLOC के, क्लोक को क्या लिख रहा है, क्लोक को लिख रहा है वो पहले के लिख रहा है, उसके बाद सी लिख रहा है, उसके बाद ओ लिख रहा है, फिर एल लिख रहा है, यानी सी लिख रहा है। कर क्या रहा है, वो उल्टा लिख रहा है और कुछ नहीं। इस सी को पकड़ के यहाँ रख दिया, के को पकड़ के यहाँ रख दिया, इस एल को यहाँ रख दिया, इस सी को यहाँ रख दिया, ओ है जैसे उल्टा लिख रहा है ना। तो जब इसे उल्टा लिखोगे तो आर का उल्टा है, यानी आर को उल्टा बनाओगे तो इस ए को यहाँ से गिनती शुरू करनी होगी, यानी पहला अक्षर आएगा ए और आर बनेगा लास्ट में, तो पहला और अंतिम पूछा तो पहला बनेगा ए, आर बनेगा लास्ट में, ए आर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर। इतना ही तो लॉजिक है, बस यही लॉजिक लगाना है, कर लोगे ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही लॉजिक लगाना है, बहुत बढ़िया भाई। चला आगे, किसी भाषा में फ्रेम्स को लिखा है IUDPHV लिखा जा रहा है, तो बताओ फोटोज को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, जो फोटोज है इसको क्या लिखा जाएगा। पहले तो यहाँ से कोड देखो, ये लिखा है F, उसके बाद लिखा है R, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद लिखा है M, उसके बाद लिखा है E, उसके बाद लिखा है S। इसको क्या लिख रहा है वो, इसको क्या लिख रहा है वो देखिए, इसको लिख रहा है वो IUDPHV। हमें नंबरिंग करनी है, यानी नंबर लिखना है पहले। तो देखिए F कितने पे आता होगा, F 6 पे आता होगा, ये 18 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, ये 5 पे, और S कितने पे आएगा 19 पे। देखो ये नंबर डायरेक्ट याद होने चाहिए, ये नंबर याद होंगे ना तभी सारी कहानी आसान है, ठीक है। चलिए I कितने पे आ रहा है 9 पर, U आता है 21 पे, ठीक है, D आता है 4 पे, P आता है 16 पे, ये कितने पे आएगा, ये आ जाएगा 8 पे, और ये कितना आ जाएगा 23 पे, ठीक है। ये कितने पे आ रहा होगा 23 पे आ रहा होगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हमें लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक जो है वो लगाया गया होगा, क्या लॉजिक जो है वो लगाया गया होगा, इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा। ये कितने पे आ रहा है 22 पे आ रहा है, ठीक है 22 पे आ रहा है। अब देखिए
6 से बनाया है 9, 3 जोड़ा गया होगा। 18 से 21 बनाया 3 जोड़ा गया होगा। 1 से 4 बनाया 3 जोड़ा गया होगा। 13 से 16 बनाया 3 जोड़ा है। 5 से 8 बनाया 3 जोड़ा है। 19 से 22 बनाया 3 जोड़ा है। यानी हर एक में 3-3 जोड़ रहा है, हर एक में 3-3 जोड़ रहा है। तो बताओ एस में जब 3 जोड़ा जाए, एस में जब 3 जोड़ा है तो एस आता कितने है 19 पे। सर 3 जोड़ते हैं तो एस को 3 जोड़ते वी बना दिया गया, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। लास्ट में वी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दो तो पहले कैंसिल। आंसर डिटेक्ट करने के लिए लास्ट से सेकंड लास्ट वाली चेक कर लो, सेकंड लास्ट वाला चेक कर लो। यहाँ आर आ रहा है, यहाँ क्यू आ रहा है, अपने क्या आता है, दोनों में से जो चीज मिले वही आंसर। लास्ट वाला नंबर क्या है, ओ। ओ कितने पर आता है सर, ओ आता है 15 पे। ओ आता है 15 पर, 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 18। 18 पे क्या होता है आर, 18 पे क्या होता है आर, यानी आर आना चाहिए। तो आर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर है। बस ऐसे चेक करना, पूरा नहीं बनाना है, पूरा कोड नहीं बनाना है कि भाई हम लोग पहले फोटोज का पूरा कोड बनाएंगे फिर चेक करेंगे कौन सा आंसर है, बहुत टाइम जाएगा उसमें। अपने को आंसर जो है 4 ऑप्शन में से 3 को एलिमिनेट करो, बचा हुआ आंसर है, कर लोगे ना। बस मेरा वाला तरीका एकदम बेस्ट है, ये वाले तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। हमें टाइम ही बचाना है एग्जाम के अंदर, कम टाइम में सही आंसर देने वालों का ही सिलेक्शन होता है। चलिए आगे, किसी भाषा के अंदर कोडिंग को लिखा जा रहा है BNCHMF लिखा जा रहा है, तो बताओ नंबर को क्या लिखा जाएगा। बस कोडिंग को, कोडिंग का जो कोड है वो वाला ढूंढ लो, उसी से हम लोग आंसर जो है वो पता लगा लेंगे। यहाँ लिखा जा रहा है BNCHM और F, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि भाई अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। एक एक अक्षर पीछे लिखा, भाई सी से पहले आता है बी, ओ से पहले एन, डी से सी, आई से पहले एच, एन से पहले एम और जी से पहले एफ आता है, यानी एक एक कम ही तो किया है, एक एक कम ही तो करना है। अब देखो शुरुआत वाले सारे अक्षर जो है वो सबके अलग अलग है, तो एक कम कर दो। एन में से एक कम करते हैं तो एन से पहले क्या आता है, एन से पहले सर एम आता है, इस बात का मतलब एम से शुरुआत होना चाहिए। ये ऑप्शन एम से शुरुआत नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, एक ही आंसर। पूरा चेक नहीं करना, क्यों करे पूरा चेक, पूरा चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करना है अपने को, आंसर देना है अपने को, आंसर दे लिया बस और कुछ नहीं। आपको ए से लेकर जेड तक वर्णमाला दी गई है, यानी ए से लेकर जेड तक वर्णमाला दी गई है। अब क्या देखा है, जी यू के एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए आप मुझे एक बात दो, आपने 10th क्लास में एपी पढ़ी है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस पढ़ी है ना, उसमें क्या होता है मिडल टर्म निकाला जाता है। मिडल टर्म कैसे निकलता है, जैसे मान लो ये एपी है, A1 A2 A3 ऐसे कर करते लास्ट टर्म जो है वो L है। तो अगर इस एपी का मिडल टर्म जब आपसे पूछा जाए मध्य पद, मिडल टर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मिडल टर्म का मतलब होता है मध्य पद। जब मध्य पद पूछा जाए ना तब क्या करना है, प्रथम पद और लास्ट वाला पद यानी अंतिम पद, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मिडल टर्म मिल जाएगा। अब ये देखिए एबीसीडी जो है वो भी तो एक एपी होती है भाई। एबीसीडी जो अल्फाबेट लिखा होता है ABCD से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, एपी में ही तो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में ही होता है। यानी 1 से लेकर 26 तक गिनतियां लिखी जाएगी, 1 से लेकर 26 तक गिनतियां लिखी जा रही है, तो अगर उनका मिडल टर्म पूछा जाए तो क्या बोला, एक और लास्ट वाले टर्म को जोड़ दो, बस कहानी खत्म, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जी से लेकर यू तक देखना है, तो बताओ जी कितने नंबर पे आता है, GHI ऐसे करते 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 लास्ट पद कौन सा है, यू है। इन इस एप जो अपने पास ये सीरीज दे रखी है, अल्फाबेट दे रखा है, इसका बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, पहले शुरुआत वाला देखो ये कितने पे आ रहा है, 7 नंबर पे, फिर 8 है, फिर 9 है, और यू कितने पे आता है 21 पे। कुछ नहीं करना, लास्ट वाले दोनों टर्म को जोड़ के आधा कर लो। लास्ट वाला दोनों टर्म कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 21 मिल रहा है, दोनों को जोड़ दे, हो गए कितने 28, और 28 के कर दो आधे, 28 के आधे कितने होते हैं 14। इस बात का मतलब है 14 नंबर जो है, 14 नंबर पे जो आएगा वो अपना इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। और 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है, तो एन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। कर लोगे, कर लोगे ना मेरे भाई, करना होगा आपको, ये चीजें करनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि शब्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है के पहले दूसरा, पहला और दूसरा अक्षर, तीसरे व चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर, इनको आपस में बदल दिया जाए, तो बताओ दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, मतलब ये वाला क्या बोल रहा है कि इन दोनों शब्दों को आपस में बदल दिया, इनको 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 आपस में बदल दिया, यानी एक दूसरे को बदल रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताना है क्या है पांचवा अक्षर। देखो स्मार्ट मेथड क्या है, स्मार्ट मेथड में सिखा रहा हूं, बाद में लंबा वाला तरीका तो है ही है, लॉन्ग मेथड तो है ही है। स्मार्ट मेथड क्या है, जो पूछे वो देखो, दाएं से पांचवा, अगर यहां से काउंटिंग रहे तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा। जो छठा होगा उसी को रिप्लेस करेंगे पांचवे वाले से, इसका मतलब जो छठे नंबर पे आ रहा है ना वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, पांचवें नंबर पे बन जाएगा। जो छठे नंबर पे आ रहा है वो क्या बन जाएगा, पांचवें नंबर पे। तो छठे नंबर पे आ कौन रहा है, आर,
ये राइट साइड से कौन सा नंबर पे बन जाएगा जब इनको आपस में बदल दिया जाए? पांचवें नंबर पे, और पांचवें नंबर वाला ही पूछा है, यानी आर आएगा पांचवें नंबर पे। ये वो तरीका है जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं ना, वो इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, इसका और कोई तरीका नहीं है। सोल्व कैसे करो, देखो ये पूरा लिखो, DISTRIBUTE। अब इनको चेंज करते जाओ, अब इनको चेंज करते जाओ। चेंज करने का क्या मतलब है? चेंज करने का मतलब मेरे भाई, आई पहले लिख दो, डी बाद में लिख दो, इसमें टी पहले लिखो, एस बाद में लिखो, इसमें आई पहले लिखो, आर बाद में लिखो, इसमें यू पहले लिखो, फिर बी लिखो, इसमें ई पहले लिखो, फिर टी लिखो। अब काउंटिंग करो। काउंटिंग क्या करनी है? काउंटिंग ये करनी है सर, राइट साइड से पांचवा नंबर, तो राइट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पे कौन आ रहा है? आर। पांचवा पूछा है कि दाएं ओर से पांचवा, पांचवा कौन आ रहा है? आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर तो ये तरीका है। ठीक है, वरना स्मार्ट मैटर सोचो कि भाई अपने को पता है कि एक दूसरे को चेंज करना है, यानी छठा नंबर वाला पांचवें नंबर पे आ जाएगा। छठा नंबर पे आ कौन रहा है? आर आ रहा है, यही पांचवें नंबर पे आएगा, पांचवें नंबर वाला पूछा, यानी आर आंसर है। समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विषम का चयन कीजिए, यानी अलग, जो इनमें से अलग है उनको चयन करना है। देखिए बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। देखो किलोग्राम से हम लोग किसी ठोस वस्तु को तोलते हैं, ठीक है। क्विंटल से भी ठोस वस्तु को तोला जाता है, और टन में भी ठोस वस्तु जो है वो तोला जाता है। लेकिन जो गैलन है ना, ये लिक्विड यानी द्रव को तोलने की ये चीज है। द्रव जो है ना, उसको तोलने के लिए गैलन मात्रक बनाया जाता है। जैसे ठोस वस्तुओं को तोलने के लिए हम लोग किलोग्राम, क्विंटल, टन, ये वाले मात्रक बनाते हैं, वैसे ये वाली चीज जो है द्रव में, यानी इन तीनों का यूज किया जा रहा है ठोस के लिए, लेकिन इसका यूज किया जा रहा है द्रव के लिए। और अलग चयन करना है अपने से, जो अलग है वही तो चयन करना है। तो इन सारे चारों ऑप्शन में से अलग चीज कौन सी है? अलग चीज है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको द्रव से तोला जा रहा है, बाकी जो चीजें हैं उनका प्रयोग किया जाता है ठोस वस्तुओं को तोलने के लिए। बेमेल को चांदी है, यानी जो बेमेल है उनको छांटना है, अलग करना है। विषम मोड, यहाँ लिखा है सत्र, माह, सप्ताह, पखवाड़ा। देखो पखवाड़ा होता है 15 दिनों का ग्रुप, जो 15 दिन होता है ना, 15 दिनों के समूह को पखवाड़ा बोलते हैं। सप्ताह में दिन होते हैं 7 दिनों के समूह को जो है वो सप्ताह बोलते हैं। महीना, महीना होता है 30 दिन का और 31 दिन का। भाई 30 दिनों के महीने होते हैं, 31 दिन के मतलब। लेकिन सत्र जो है ना, इसमें दिनों की संख्या फिक्स नहीं होती है, ये अनिश्चित होता है। ये क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 365 दिनों का। भाई मार्च से मार्च तक की तो टाइम है, फाइनेंशियल ईयर हो गया। यानी ये वित्तीय काल चल रहा है, ये अभी प्रश्न वाला काल चल रहा है, तो इनमें दिन फिक्स नहीं होते हैं। ऊपर नीचे 3-4 दिन जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्कूल के सेशन अलग होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेशन अलग होते हैं, सत्र अलग होते हैं। कोचिंग का सत्र अलग होगा, स्कूल का सत्र अलग होगा, सत्र सब में अलग अलग होते हैं, तो इनमें दिनों की संख्या भी अलग होती है। लेकिन इनमें क्या है? दिनों की संख्या फिक्स है, और इनमें दिनों की संख्या क्या है? अनिश्चित है। तो बेमेल यानी जो इनसे मेल नहीं खाता होगा, वो चीज कौन सी है? कौन सी क्वालिटी जो है वो अलग है? इनमें क्वालिटी क्या है कि सब में फिक्स नंबर ऑफ डेज है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ डेज नहीं है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। कर लोगे? कर लोगे ना? अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए। अगले वाले प्रश्न में भी हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करो, बचा हुआ अपना आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, बचा हुआ। अब निकालोगे कैसे? ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ, यानी एबीसीडी आगे चलाई जा रही है, यानी जो भी आगे होगी उसमें क्या होगा? जी एच आई होगा, तो जी एच आई होना चाहिए। क्या जी एच आई है? जी एच आई कहीं पर भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले तो देखो क्या किया गया है, ए बी सी, उसके बाद 7 लिखा है, फिर लिखा है यहाँ पर डी ई एफ, और उसके बाद क्या लिखा है? 6 कर दिया गया। ठीक है, देखिए क्या क्या होगा, हमें यहाँ से लॉजिक निकालना है। ए से लेकर डी तक 3 बढ़ाया गया होगा, इसको 3 बढ़ाया गया, इसको 3 बढ़ाया गया। भाई 3-3 बढ़ाओगे तभी तो चीज मिलेगा। ये कितने पे आता है? 6 पर आता है, ये 5 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर। 1 से 4 बनाया, 3 बढ़ाया, 2 से 5 बनाया, 3 बढ़ाया, 3 से 6 बनाया, 3 बढ़ाया, यानी 3-3 बढ़ा रहा है, और 1 माइनस कर रहा है, लास्ट में 1 माइनस कर रहा है। तो लास्ट में 1 माइनस होना चाहिए। क्या 3 से 4 माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है? माइनस होना चाहिए, और क्या रहा है? प्लस हो रहा है, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए पहले कैंसिल, कैंसिल है ना। अब देखिए आगे क्या बढ़ाया जा रहा है? एक किया जा रहा है, कम किया जा रहा है ना, माइनस किया जा रहा है, सॉरी माइनस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बढ़ा दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये कैंसिल है। हमें करना है माइनस, माइनस 8 से 7 माइनस हो रहा है, बिल्कुल। क्या 3 से 4 माइनस हो रहा है? नहीं, ये तो बढ़ाया जा रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, एक आंसर बच जाएगा। भाई ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो एक ही आंसर बच गया ना। समझ पा रहे हो कैसे? देखिए टी जो है वो कितने पर आ रहा है? ये 20 पे आ रहा है सर। 20 को बना दिया गया है डब्ल्यू, डब्ल्यू कितने पर आ रहा है?
23 पे, तो 20 से 3 आगे बढ़ा दिया गया। u कितने पे आता है, u आता है सर 21 पे, और 24 पे कौन आ रहा है, x आ रहा है, 24 पे x आ रहा है, यानी 3 बढ़ा दिया गया है। v कितने पर आता है, v आता है सर 22 पे, और z जो है वो कितने पे आ रहा है, b जो है v आ जाएगा यहाँ पर uv यानी 22 पे, और z आ रहा है 26 पे, कितना बढ़ा दिया गया है, 4 बढ़ा दिया गया। कैसे हो गया, गड़बड़ हो रही है। चलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चेक करना था, ये ऑप्शन नहीं है। अब देखिए आगे, P जो है वो कितने पे आ रहा है, P आ रहा है अपने पास 16 पर, ये Q आ रहा है 17 पे, ये 18 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 21 पे। देखिए 16 से 19 किया गया, 16 से 19 किया गया, इस बात का मतलब क्या है, 16 से 3 आगे बढ़ा दिए गए, 3 आगे बढ़ा रहे, 3 आगे बढ़ा रहे, 17 से 3 आगे, 18 से 3 आगे, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें बात करें तो ये कितना आ रहा है, 10 पे आ रहा है, ये 11 पे, ये 12 पे, ये कितने पे, 13 पे, ये 14 पे, और ये 15 पे। यहाँ 3 बढ़ाया गया है, यहाँ 11 से 13 3 14 3 बढ़ा दिया गया, 12 से 15 3 बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 1 बढ़ा दिया गया है, 1 बढ़ा दिया गया है, यहाँ 1 माइनस किया जा रहा है, यानी यहाँ बढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी वैसे भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ये भी आंसर नहीं है। अब यहाँ पर बढ़ाया गया है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर मिस प्रिंट है। तो ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन जो है, एक मिनट, ये दोनों ऑप्शन गलत है, वापस करना, चल नहीं रहा। ये दोनों ऑप्शन है वो क्या होंगे, गलत होंगे। ये दोनों ऑप्शन यानी सी और डी वैसे गलत होंगे, और यहाँ जो है यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए वैसे गलत है, ये दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर यही गलत होगा, यही सही होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एस की जगह है ना, एस बढ़ाया जा रहा है ना, ए कम किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 है, एस नहीं है, ये 5 है। ठीक है, अब देखेंगे ना, तो ये ऑप्शन बन जाएगा सेट, और ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना, कर लोगे। चलिए अगला, अब इस वाले प्रश्न को देखिए। इस वाले प्रश्न में भी हमें लॉजिक निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2a, उसके बाद लिखा है 3b, और इसका क्या बना दिया, इसे बना दिया गया 4c और 5d बना दिया गया। यहाँ लॉजिक देखो, यहाँ लॉजिक क्या काम कर रहा होगा भाई, हमें पहले प्लेस वैल्यू लिख दी थी, ये 1 नंबर पे आ रहा, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। दो दो बढ़ाए गए होंगे, दो बढ़ाए गए होंगे, बिल्कुल दो बढ़ाए जा रहे हैं। देखो 2 से 4 कर दिया गया, 2 बढ़ा दिया, ए से सी कर दिया, 2 बढ़ा दिया, 3 से 5 बढ़ा दिया, 2, बी से डी बना दिया 2, यानी दो बढ़ाए गए, यानी हमें आगे भी क्या करना होगा, दो बढ़ाए हुए मिलने चाहिए। 4 से 6 2 बढ़ाया जा रहा है, ये कितने नंबर आता है, 4 नंबर पे। आई यहाँ पर आई है, ये कितने पर आ रहा है, यहाँ आई है ना, आई, ये आई है, यानी ये आ रहा है 9 नंबर पे, कितने 5 बढ़ा दिया गया, ये तो चीज बनेगी नहीं। यहाँ देखिए क्या 2 बढ़ाया गया, 4 से 6 जो है 2 बढ़ा दिया गया, बिल्कुल 2 बढ़ा दिया गया। एल जो है वो कितने पे आ रहा है, एल आता है 12 पे, ये कितने पे आ रहा है 16 पे, 4 बढ़ा दिया गया, यहाँ तो 4 नहीं बढ़ रहा। क्या 2 बढ़ाएगा, 3 से 5 2 बढ़ाया गया, बिल्कुल 3 से 5 2 बढ़ा दिया गया। पी कितने पे आ रहा है 16 पे, आर कितने पे आ रहा है 18 पे, क्या आगे भी 2 बढ़ाया, 4 से 6 2 बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल 4 से 6 से 2 बढ़ाया जा रहा है। क्यू कितने पे आ रहा है 17 पे, ये कितने पे आ रहा है 19 पे, क्या 2 बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो रहा है, राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 40, एक मिनट, 41। अगला प्रश्न देखिए 41। अब ये 41 प्रश्न है ना, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 41 जो प्रश्न है वो देखिएगा ध्यान से, कि ये 41 प्रश्न सेम यही चीज है, आपको भी यही चीज करना है, उसमें और कोई चीज नहीं करना है, इसमें कोई भी चीज जो है वो अलग नहीं करनी है, इसमें कोई भी चीज जो है वो आपको अलग नहीं करनी रहेगी, वो आपको जो है वो अलग नहीं करने के लिए। एक्स्ट्रा पेज ले लिया, एक्स्ट्रा पेज को थोड़ा सा हटा देते हैं, एक्स्ट्रा पेज जो है उसको थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, हटा देते हैं एक्स्ट्रा पेज। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा पेज जो है उसको हटा दिया। चलिए अब देखिए, ए सी ई जो है वो 95 है, बी डी जो है एफ 85 बन गया, और आगे क्या बनाना है वो हमें बनाना है, यानी कुल मिला के यहाँ पर भी हमें लॉजिक ही चेक करना है। देखिए कैसे, ए सी है ई है, यानी 3 अक्षर लिए एबीसीडी के, उसके बाद 95 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 95, और यहाँ कर दिया 85, यानी 10 का अंतर बता रहा है, तो टोटल भाई 95 और 85 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, और यहाँ पर भी 10 का अंतर है। ठीक है, यानी 10 का अंतर तो है। अब ये 10 का अंतर कैसे है, 10 कम किया जा रहा है, यहाँ 10 बढ़ा दिया गया, यहाँ 10 कम किया गया, यहाँ 10 बढ़ा दिया गया, यहाँ 10 कम कर दिया गया, यानी दो ऑप्शन के अंदर क्या है, अपने को कम किया जा रहा है। ये ऑप्शन तो बढ़ा रहा है, यानी ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कम किया जा रहा है ना, हमें तो कम करने वाला देखना है। चलिए अगला देखिए, 66 से 56 ये कम किया है, ये ऑप्शन हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, 49 से 59 बढ़ा दिया गया, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं, यानी दो ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन जो है हम लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। अब प्रश्न देखिए, ए सी ई, और यहां लिखा गया है बी डी और एफ, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये कहानी बनी है। इस ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है इसको चेक करते हैं। क्या लिखा है, एल एन पी, और उसके बाद लिखा है एम ओ, ये एक मिनट, एम लिखना है यहाँ पर, ये एम है, ये ओ है, और ये आर है। एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू आना चाहिए, क्यू, लेकिन लिखा क्या है वहां पर आर, ये नहीं हो सकता। अगला देखिए,
अगला वाला नीचे वाला क्या चीज है, नीचे वाला है ई जी आई, उसके बाद लिखा है यहाँ पर एफ एच और जे, ई एफ जी एच आई जे, बन रहा है ना, लॉजिक बन रहा है ना। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ, यानी कुल मिलाकर कहानी ऐसा चलनी है, जिग जैग के तौर पर चलनी है। यहाँ जिग जैग चलाओ, ई के बाद में एफ, एफ के बाद में सॉरी ई एफ जी एच आई जे, ये बन रहा है ना जिग जैग। जिग जैग किसमें बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। इसमें क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें पी के बाद में जो है वो क्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ आर आ गया, ये गलती कर दी उसने, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहाँ गेम खेल गया वो, और कुछ नहीं। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाया है ना, सिर्फ ये 2022 में आए हुए हैं। ये पूरा पेपर हम लोगों ने 2022 का होगा, पूरा पेपर जो है हम लोगों ने 2022 का देखा है। जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 2022 के अंदर, वो सारे मैंने सोल्यूशन करवाए हैं विद बेस्ट अप्रोचेज। ऐसे अप्रोचेज से ही आप जल्दी आंसर दे पाओगे, ठीक है। और आप में से वो व्यूअर जिन्होंने हमारे चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस लैंग्वेज के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उस लैंग्वेज को कैसे सोल्व करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो सारे ट्रिक वगैरह उसमें बता रहा हूँ। आप में से वो लोग जिन्होंने नहीं देखे, प्लीज इस चैनल की उस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिएगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है आपको। यकीन मानिए बीएसटीसी अगर 2024 का पेपर आपको सोल्व करना है, क्रैक करना है अगर ये एग्जाम, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, और सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली चीज है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली चीज है वो चीज। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक्स लॉट, जय श्री राम।